ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराज आची ने एक वक्तव्य जारी किया है। उस वक्तव्य का उल्लेख करना यहां जरूरी है, और उन्होंने उस वक्तव्य में रेखांकित किया है कि जो पोत जो ईरानी नौसेना का जो जहाज श्रीलंका के करीब अमेरिका ने टारपीडो मार के डुबाया, वो दरअसल भारत के निमंत्रण पर गया था। बिल्कुल, वो उसके पास हथियार भी नहीं थे। वो भारतीय नौसेना ने उसकी अगवानी की और उन लोगों को ट्रेनिंग दी। वो भारतीय नौसेना से ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहा था, लेकिन अमेरिका ने कोई युद्ध में उधर जो घटना हुई थी उसका बदला लेने के लिए इस बात की परवाह नहीं की कि हिंद महासागर, जो कि वॉर का थिएटर नहीं है, हिंद महासागर जहां पर युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध के दायरे में नहीं आता है, वहां पर उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके उस निशस्त्र पोत को, जो हथियारों से विहीन था, उन्होंने डुबो दिया। तो ये स्थिति है। और भारत सरकार की इसकी प्रतिक्रिया क्या है? भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो हिंद महासागर में जो भारतीय सीमा है उसके बाहर हुई ये घटना, इसलिए आपने सही पकड़ा जी, दुबे जी सही पकड़े हैं। हाँ। उस पर थोड़ी तफसील करते हैं। देखिए, ऐसा है, इनके जो बगल बच्चे हैं ना मीडिया में, इस इवेंट के बाद, इस घटना के बाद कह रहे हैं कि इंडियन ओशन इज इंडियन ओशन बट नॉट इंडियाज ओशन, इन डिफेंस ऑफ व्हाट द अमेरिकन्स डिड। ये आर्गुमेंट, अभय जी, इज द स्टॉक आर्गुमेंट यूज्ड बाय चाइना अगेंस्ट अस। देखिए, इन लोगों को तमीज नहीं है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जो आवाजें उठ रही हैं, और एक बड़े प्रबुद्ध जेएनयू से मतलब राइट विंगर निकले हुए हैं और बहुत जोर जोर से बोलते हैं, कई लोगों से लड़ भी जाते हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने बोला कि इट इज नॉट इंडियाज ओशन, दिस इज द स्टॉक आर्गुमेंट बाय चाइनीज, बाय बीजिंग, सीकिंग to telling India that don't think that your Indian Ocean is your ocean, that we are a deep sea navy and we'll go anywhere. The point is कि सच्चाई है कि हमारी राष्ट्रपति ने उस एक्सरसाइज में जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये पोत ईरान से आया, जो हमने बुलाया, उसमें सलामी ली। हाँ। और ये लोग विशाखापट्टनम में थे और काफी समय तक रहे वहां। परेड भी की उन्होंने परेड की, और उसमें कई देशों की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। ये आम एक्सरसाइजेज है, इसमें अमेरिकन को भी पार्टिसिपेट करना था, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है लास्ट मिनट पे उन्होंने विड्रॉ किया। इससे इनके कान खड़े होने चाहिए थे, अगर उन्होंने सच है कि विड्रॉ किया लास्ट मिनट पे। उसको छोड़ते हैं हम। सच्चाई ये है कि द बेसिक कटसी जो दिखानी चाहिए थी, अगर दोस्ती कोई है भी, या हमारा और अमेरिका का रिश्ता आज के दिन मास्टर और सर्वेंट से जैसा नहीं है, मास्टर और सर्वेंट वाला रिश्ता नहीं है हमारा, अगर तो हमको बताना चाहिए था उनको, लेकिन वो समझते हैं कि वो मास्टर्स हैं और हम उनके सर्वेंट्स हैं, और हमारी सरकार जो है वो दुम दबा के बैठी हुई है। आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, आपको पता है मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज करता, लेकिन दिस आउटरेज इन माय व्यू इज राइटली प्लेस्ड। विनोद जी, हम लोग कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? अभी अमेरिका ने भारत की जो 2 बेइज्जतियां की एक एक करके, वो तो हम लोगों ने उस पर चर्चा की, एक तीसरी बेइज्जती रह गई है, जो ज्यादा नहीं तो लेकिन बराबर की शर्मनाक बेइज्जती है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं क्रिस्टोफर लैंडो। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि 20 साल पहले हमने चीन के साथ में जो गलती की थी, वो गलती हम भारत के साथ नहीं दोहराएंगे। हमारी गलती से चीन ने अपना बाजार बना लिया और वो हमको प्रतियोगिता देने लगा, हमारे साथ होड़ करने लगा। हम भारत को इतना आगे नहीं बढ़ने देंगे कि वो हमारे एंट्री की बात थी जी, WTO में जो उनकी एंट्री परमिट की थी। जी, हाँ।
तो वो हम नहीं, भारत को नहीं बढ़ने देंगे, ये कहा है बताइए आप। इसको भारत इस देश के, अमेरिका के साथ में भारत बिल्कुल ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो बड़े भाई है, छोटे भाई उनकी ताबेदारी में बैठे हुए हैं, उनके आदेशों को मानते हैं, ये मान के बड़े भाई हमारे हितों का हमेशा ध्यान रखेंगे। अरे बड़े भाई नहीं है वो, काहे का बड़ा भाई है, किसी का बड़ा भाई बन के नहीं। मैं डोनाल्ड देखिए, ये इनकी अदा यही है भारतीयों की। डोनाल्ड ट्रंप, आपको कई बार पहले मैंने बहुत निवेदन से, विनम्रता से बताया कि वो ग्लोबल पोंटी चड्डा है। ग्लोबल पोंटी चड्डा है ना। और मैं लगातार उसको ग्लोबल पोंटी चड्डा बोलता हूं। और ग्लोबल पोंटी चड्डा जो है वो आज के दिन ग्लोबल कब्जा ग्रुप बनकर घूम रहा है। जहां जहां जो चीज उसको पसंद आ रही है उसको हड़पना चाहता है, उसको ग्रैब करना चाहता है। और उसके साथ पोंटी चड्डा के साथ एक और रियल एस्टेट एंटिटी है, ग्लोबल एंटिटी, जिसका की नाम इजराइल, जिसका की उसका हमेशा से सपना, ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो आज के दिन वो पूरा करना चाहते हैं। पूरी गाजा हड़प के जितने भी उधर एरिया जो कि पैलेस्टाइन, एक वंस अपॉन अ टाइम जिसका जो पैलेस्टाइन कहा जाता था, उसको हड़प लेना चाहते हैं और उसको एक सुंदर रियल एस्टेट में तब्दील करना चाहते हैं। ये इनका प्लान है। बोर्ड ऑफ पीस कुछ नहीं था। वो तो कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस was nothing but Donald Trump's piece of cake. कि उसको मुझे ये पीस ऑफ केक चाहिए, उसके लिए बोर्ड ऑफ पीस बना था। तो और उसमें उसने अपने लिए एक तरह से ताउम्र चेयरमैनशिप अपने नाम से लिखवा रखी है वहां पे। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर क्रम्बल कर चुका है, ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो चुका है, खत्म कर दिया है लगभग इन लोगों ने। और जो शक्तियां इनको सही रास्ते पे ला सकती हैं वो खड़ी नहीं हो रही हैं आज के दिन। जो दो चार खड़ी हो रही हैं, जैसे स्पेन खड़ा हो गया। आप मुझे बताइए, इतना सा मुल्क है, उसने खड़ा होकर बोल दिया ना कि निकलो, अपने तैयारे निकालो यहाँ से, हमारे यहाँ से, यू जस्ट गेट क्विट आवर टेरिटरी। हम नहीं चाहते लड़ाई में किसी तरह का हस्तक्षेप होना। आपने एक लड़ाई थोप दी बिना हामी भरवाए मुल्कों से, और अब आप बता रहे हैं कि आप तेल कितने दिन आने देंगे, कब तक आने देंगे, और समय सीमा बांधी जो आपने, तो उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे या नहीं रखेंगे। और अब ये बेहूदगी की हद है प्रोफेसर साहब कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये भी कह रहा है कि जब लीडरशिप चेंज होगा ईरान में, उसमें भी मेरी हस्तक्षेप होना चाहिए, मेरा कॉन्सेंट होना चाहिए उसमें। जो नया स्पिरिचुअल लीडर बनेगा वहां पर, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की हामी जरूरी है, वो कह रहा है। उसको पता नहीं है पर्शियंस की हिस्ट्री का, और उसको समझाने वाला कोई है भी नहीं। और उसके चलते मैं समझता हूं जो मुल्क उसको वो हिस्ट्री समझा सकते हैं, वो वैसे तो विश्वगुरु बन के घूम रहे थे, लेकिन उनमें ये औकात नहीं है कि पुराने जमाने की तरह अमेरिका को बोलो भाई तुम इनसे झगड़ा मत करो, इनसे दोस्ती करो, हम मध्यस्थता का रोल प्ले कर सकते हैं इनसे तुम्हारी दोस्ती करवाने के लिए। और हमारा जो मीडिया है, एक बहुत तेज तर्रार एंकर हैं जिन्होंने वो जो फिल्म आई थी ना एर्गो, उनको न्यूज एक स्टोरी में कन्वर्ट करके दिखाया है। मतलब कि भाई 66 जो बंदी ले लिए गए, बेन अफ्लेक ने ले लिए हैं, जो होस्टेज ड्रामा था उनकी एम्बेसी में। तो when they were trying to rescue their staff from the American embassy in Iran, देखिए उन्होंने चला दिया उसको क्योंकि वो चटपटी न्यूज थी। और इसके चलते जो सोशल नेटवर्क पे, सोशल मीडिया में मजाक चल रहा है वो ये है कि भैया अगर आपने निपटना है अमेरिका से, या अमेरिका को निपटना है ईरान से, तो हमारा इंपोर्ट कर लो मीडिया, डर के मारे वो आपको दे देगा अपनी जमीन। देखिए बात यह है कि वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर इलिटरेसी
इज द ऑर्डर ऑफ द डे। और विवेकहीन, विद्वता विहीन, बिना कुछ जाने जो संवाद हमारे देश में चल रहा है और काफी हद तक उसको मीडिया आगे बढ़ा रहा है, वो सबसे बड़ा नुकसान हमारी संप्रभुता का, हमारी फॉरेन पॉलिसी का, हमारी देश की जो इंडिविजुअलिटी है उस पे, उसका सबसे बड़ा नुकसान वो ये कर रहा है, ये मीडिया कर रहा है। और उनका जो मीडिया है, अमेरिकन मीडिया, वो अभी भी बीच बीच में अकल की बात करता है, बावजूद इसके कि CNN पे थ्रेट है कि इट हैज बीन टेकन ओवर बाय डोनाल्ड ट्रम्प क्रोनी। बिक गया है वो मीडिया खरीद चुका है, वो बिका नहीं, वो मतलब उन्होंने खरीद लिया है। वो कब्जा ग्रुप एक वहां भी टेक ओवर टाइकून्स वहां भी घूम रहे हैं मीडिया में। तो एक टेक ओवर टाइकून जो डोनाल्ड ट्रम्प का दोस्त है, वो उसको टेक ओवर कर चुका है, लगभग डील साइन हो चुकी है और आगे से हम ज्यादा वहां भी एजर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं देखेंगे। तो ओवरऑल भारत सबसे बड़ा, मैं समझता हूं इस लड़ाई का सबसे बड़ा कैजुअलिटी अमेरिकन लोकतंत्र हुआ। अब मैं दो बातें कहूंगा विनोद जी, आखिर में हम लोग चर्चा के आखिर में पहुंच चुके हैं, फिर मैं उस पर आपकी टिप्पणी लेके उपसंहार करूंगा इस चर्चा का। पहली बात तो यह है कि मुझे आपने अर्गो फिल्म का जिक्र किया, बहुत उम्दा फिल्म थी, मैंने भी देख के उसको बड़ा आनंद उठाया था। बेन अफ्लेक उसके अंदर हीरो था। न केवल अर्गो फिल्म बल्कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे कई सीरियल्स चल रहे हैं जो सीरियल ऐसा लगता है, अब देखने में लगता है कि ईरान के ऊपर एक आर पार वाला हमला करने के लिए एक पूरा नैरेटिव, एक कल्चरल नैरेटिव जो है, नेगेटिव कल्चरल नैरेटिव इन सीरियल और इन फिल्मों के जरिए बनाया जा रहा था। और उनको हम लोग इस प्रकार के सांस्कृतिक हमले को समझ नहीं पाते हैं। मेरा मानना यह है, इन हमलों में नस्लवाद होता है, इन हमलों में एंटी मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी बातें होती हैं, इन हमलों के अंदर निरंकुशता की तरफदारी होती है, ये सब होता है। ये सारा का सारा माहौल बन रहा था, हम लोग इनको देख के सांस्कृतिक मजे ले रहे थे, अपना मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन इससे ईरान के खिलाफ, ईरान की सरकार कितनी आतताई सरकार है, उसके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा था। पहली बात तो मैं ये कहूंगा। दूसरी बात ये कहूंगा, हमारे विदेश मंत्री जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया है कि दुनिया में किसी की अब हेजेमनी नहीं रही। यहाँ पे उनका अपना देश, उनका अपना विदेश मंत्रालय है, अमेरिका के डोमिनेंस, अमेरिका के प्रभुत्व के तले दबा हुआ है और वो बड़े आराम से माइक, ठीक है, ऐसा उनकी आवाज नहीं कह रहे हैं, कोई हेजेमनी नहीं रही। उनकी बात छोड़िए, ऐसे वक्त में जबकि वो सबसे ज्यादा मुखर होने चाहिए, वो झिझक के बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं। मैं उनकी कठिनाई समझ सकता हूँ, क्योंकि उनकी संप्रभुता भी मेरे को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है फॉरेन पॉलिसी के भीतर। मुझे कभी कभी लगता है कि फॉरेन पॉलिसी हमारा फॉरेन ऑफिस चला रहा है या PMO चला रहा है या कोई और चला रहा है। आउटसोर्स कर दिया क्या हमने फॉरेन पॉलिसी अपना, ये लगता है डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से कारकर्दगी हो रही है, जिस तरह से पूरा प्रकरण खुल रहा है, सामने आ रहा है, उसके पन्ने हमारे सामने पलट रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक माहौल है, मंजर है आज के दिन। अब आपने कहा कि ये फॉरेन ऑफिस वो बोले नहीं, जयशंकर साहब बोले नहीं। देखिए, ऐसे वक्तों में कम से कम डिफेंस मिनिस्टर को बोलना चाहिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर तो बोल सकता है। और उनको छोड़ो, एस्केलेट नहीं करना चाहते मत करो, अरे पेट्रोलियम मिनिस्टर से बुलवाओगे, बड़ी गड़बड़ है, देश में अराजकता हो जाएगी, देश में तेल की कमी हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी बहुत धक्का पहुंचेगा। अरे किसी से तो बुलवाओ भाई। ऑयल इज द सेंटर पीस ऑफ आवर इकोनॉमी बिकॉज वी आर बिग कंज्यूमर्स। और कोई भी बड़ी इकोनॉमी जो होती है, उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, हम हमेशा जब देखते थे कि दावे होते थे पुराने जमाने में कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी है, खड़ी हो रही है कि नहीं, सरपट भाग रही है कि नहीं,
तो हम डेटा देखते थे कि एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, और वहां पर बात चलती थी एक टाइम में वेस्ट बंगाल में, पुराना गांव में, कि वहां पर लाइट नहीं जाती, तो हम लोग खुशी की बात नहीं मानते थे उसको, क्योंकि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज इजीली अवेलेबल and it's being consumed not in industry but in individual consumption in households, so it's not a good indicator for the economy. मैं by the way mention कर रहा हूँ। तो आज के दिन हमारे देश में कोई ये कहने वाला भी नहीं है कि ये जो कभी हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक के, आपने रोक दिए हैं वहां पर तैयारे, हम नहीं जा पाते हैं अंदर, उन्होंने नहीं रोके, वो तो ईरान ने रोके हुए हैं। और ईरान ने क्यों रोके हैं? क्योंकि आपने ईरान के पूरे वक्त में उसका हाथ नहीं थामा, उसको संवेदना नहीं प्रकट की। और आपने क्यों नहीं की संवेदना प्रकट? आतंक के चलते, अमेरिका के आतंक के चलते। Our government says no compromise with terror. This is a brand of terror. ये डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहा है, is it any less than terror? Is what Donald Trump doing? हमारा एक फ्रेंडली शिप जो हमारे यहाँ आया, उसको टॉर्पीडो करके सिंक कर दिया। Is it not an act of terror? Is it not an act of war on India? I want to ask this question because these are legit questions. This is an act. आप देखिए, फॉरेन पॉलिसी आम जिंदगी की तरह चलती है अक्सर। अगर आपके घर में, डॉक्टर साहब मैं आया हूं और मेरे साथ कोई बच्चों की सलूकी कर ले आपका नेबर, तो आपका अपमान है ना वो। वही चीज मुझसे भी लागू होती है अगर आप मेरे घर आए हो तो मेरा कोई हमसाया आपके साथ बदमिजाजी कर ले। इसको हमारी गवर्नमेंट अप्रिशिएट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को न जाने क्या डर है अमेरिका से। और वो, मैं समझता हूं कि वो डर जो है ना, वो व्यापक नहीं है, वो उन लोगों के दिल में बैठा हुआ है जिनको फैसले लेने हैं। इससे ज्यादा कहना उचित नहीं है। और जब आपको ये लगता है कि an element of leadership is terrified of another country, तो फिर आपने जो शुरू में संप्रभुता की बात की, सॉवरेंटी की बात की, उसको भूल जाइए आप। That is irrelevant, because only a confident nation, a confident leadership can assert sovereignty. Sovereignty is nothing ordinarily asserted by ordinary people. It is asserted by nation states. Sovereignty is your right as much as my right. And if a government is not able to protect the sovereignty of India, which is, I think, the collective sovereignty of the people of India, then it's a serious question, which would require serious debate. I hope the government will permit it in the upcoming parliament session, and I hope the government will not tame our parliament the way Americans have tamed their Congress, and Donald Trump has tamed their Congress. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अभी जो आपने आखिर में कहा कि जो निर्णय लेने की हैसियत जिन लोगों की है, वो लोग डरे हुए हैं, सब लोग नहीं डरे हुए हैं, वो लोग डरे हुए हैं, इसीलिए हमारी संप्रभुता जो है ना, वो संकट में फंस गई है और संप्रभुता का क्षय हमारी हो गया है। ये लोग आम चर्चा हो रही है, आम चर्चा हो रही है। बिल्कुल। अब ये जो हमने पहले अपने एपिसोड में डिस्कस किया था, आपने और हमने जी, कि इसने, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पे चल रहा है। बिल्कुल। आज सब बोल रहे हैं वो। बिल्कुल। अब वी कैन इजीली क्लेम, प्राउडली क्लेम कि हमने सबसे पहले कहा था, और ये इसके सबूत भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो उनके विदेश मंत्री नहीं कह दिया, अब तो जी हाँ, और भी लोगों ने कह दिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। और नई परख के दर्शकों को भी ये बात पता है कि हम लोगों ने किस तरह, जब ये बात ग्लोबल मंच पर खुली, उससे पहले ही मैंने और विनोद जी ने चर्चा में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था। तो इसके पीछे हम लोग आगे किसी वीडियो एपिसोड में 1-2 दिन बाद इस बात की चर्चा करेंगे, उसका मौका आने दीजिए कि क्या ये एक एप्स्टीन अलायंस है। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझ के। ये लोग जो युद्ध करवा रहे हैं, ये लोग जो युद्ध में अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं,
अमेरिका उनको आका की तरह भूमिका निभा रहा है। इन लोगों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? सर, इनको जोड़ने वाली कड़ी, जहां तक मैं आपको बता सकता हूं, इनको जोड़ने वाली कड़ी मोसाद, इनको जोड़ने वाली कड़ी है ज़ायनिस्ट लॉबी। ओपनली टकर कार्लसन देख लीजिए, उसके लेटेस्ट टकर कार्लसन जो कि मागा अलायंस का मेंबर हुआ करता था, उसका मैं वीडियो भेजूंगा आपको, देख लीजिएगा आप। शरेआम बोल रहा है वो that we are being pushed into this quagmire by the Zionists, by the Israeli lobby, जो कि हमारे लिए अमेरिका के लिए एक तरह का खतरा बन गई है। हाँ, और भी दूसरे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लगभग खरीद लिया है उन लोगों ने, व्हाइट हाउस को तकरीबन खरीद लिया है पूरी व्हाइट तरीके हाउस सब क्या खरीद क्या लिया है, मोसाद ने खरीदा हुआ है, कांग्रेस और मोसाद। हाँ ठीक है, उन्होंने मोसाद के जरिए खरीदा है इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम लोग इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। अरे हमको भी जरा चिंता रखनी चाहिए हमारे नेताओं को, भाई उनपे भी आरोप थोड़े सो लग ही रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाय बाय बाय।